सभी को राम राम भाइयों। आज हम स्किल इंडिया मिशन के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे स्कीम जिनसे आईटीआई मेनली आईटीआई पे फोकस किया गया, ट्रेनिंग सिस्टम को, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो मूलतः उसके लिए हम एक शब्द कहेंगे कि अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई। तो वो जो स्कीम्स कौन कौन आए थे, मतलब इसमें एक शब्द बस नहीं होगा कि अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआईज। ये भी है कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बढ़ाने के लिए भी जो फंडिंग हुई या प्रोग्राम रन हुए, तो ऐसे कुछ 3-4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो पार्ट टू पार्ट हैं। उनको मैंने इस आज की वीडियो में एक साथ कंपाइल करके और डिस्कशन के लिए आपके समक्ष लाए हैं। फिर इसके डिस्कशन के बाद हम टाइप ऑफ ट्रेनिंग में चलेंगे जो डीजीटी के द्वारा रन होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं भाइयों। बोले गणेश भगवान की जय। ये मेरा चैनल है इलेक्ट्रा 279। वर्ल्ड बैंक फंड के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम आपको बताना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक फंड के सपोर्ट से कुछ स्कीम्स के बारे में हम पूर्व के वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे संकल्प स्कीम, जैसे स्ट्राइव स्कीम, जैसे पीएम सेतु स्कीम। पीएम सेतु तो वर्ल्ड बैंक के अतिरिक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ उसके सपोर्ट से भी है, फंड से। और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हैं जो 30% पार्टनरिंग कर रहे हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट हैं। और 10,000 करोड़ की पार्टनरिंग उसमें इंडस्ट्री क्लस्टर का भी हो रहा है। तो वो मल्टी फंडेड, मल्टी रिसोर्स और एक आईटीआई अपग्रेडेशन प्रोग्राम है। पर अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ पुराने हैं, जिनका टेनर तो 2014 के पहले भी, माने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जब गठन हुआ उसके पूर्व 2014, और जब हमारा डीजीईटी जो हुआ करता था पहले, पूर्व विभाग का नाम, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर था, मतलब श्रम और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक विभाग था, जिसमें हम सब, हमारा पूरा आईटीआई का परिवार उस विभाग के अंतर्निहित थे। तो उनके पहले के जो प्रोग्राम थे, आज के डीजीटी और पहले के डीजीईटी, तो 2014 के 15 के पूर्व जो प्रोग्राम रन हो रहे थे वो डीजीईटी के द्वारा हो रहे थे। तो उन समय भी वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से आईटीआई के अपग्रेडेशन के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लॉन्च किए गए थे। ये देखिए आपके समक्ष आया है। पहले नंबर पर डीजीईटी के द्वारा वर्ल्ड बैंक का लोन लिया गया था टीवीईटी प्रोग्राम के नाम से, अर्थात टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। ये वर्ल्ड बैंक का लोन जो था, ये परफॉर्मेंस फॉर रिजल्ट था, पी फॉर आर बेस पे था। और इसका जो टेनर था, ये पी फॉर आर बेस पे, और इसका जो टेनर था वो 10 साल के लिए था। 89 से 99 के लिए हुआ था। शायद इस वीडियो में देखने वाले काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे इंस्ट्रक्टर बंधु हैं, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो ये 89 से 89 के बीच में वर्ल्ड बैंक का ये लोन स्कीम के माध्यम से हुआ था, जिसमें 855 यूएस डॉलर, अब उस समय हमारे मुद्रा की जो रेट थी, भारतीय मुद्रा की रेट $1 के अगेंस्ट में 38 रुपये थी लगभग के। तो उस समय जो ये 855 मिलियन डॉलर था, उसकी इंडिया के अनुसार जो वैल्यू थी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये जो टीवीईटी प्रोग्राम इन इंडिया, ऑफ विच $534 million वेयर डिसबर्स्ड,
तो उसमें ये कहा गया है, ये मैंने जो निकाला है ना, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से निकाला है ये पूरी प्रोग्राम को। तो इसमें जो ये टीबीईटी के प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड की जो एमओयू साइन हुई थी, बात हुई थी, वो 855 मिलियन डॉलर के लिए हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये पी फॉर आर बेस फंडिंग थी, यानी आप काम करिए, हम आपके काम को आके इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। यदि आपका कार्य पूर्णतः आपके दिए हुए डीपीआर के अनुरूप है, तो जो 855 करोड़ की फंडिंग है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके दो कारण हैं कम होने के पैसे, कि हो सकता है उनको जांच के समय, इवेल्युएशन के समय और सबमिशन के समय, जब अंत में जो हम सबमिट करते हैं, तो वो सबमिशन के समय उनको किसी भी कारण से कुछ कमी महसूस हुई होगी वर्ल्ड बैंक को, इसलिए उसने अपना फंडिंग कम किया होगा। अथवा उनके पास भी बहुत सारे कंट्रीज़ के जो पार्टनरिंग है वर्ल्ड बैंक में, जो फंड दे रहे हैं, उनके प्रेशर से कम किया गया होगा। अथवा ये भी हो सकता है कि उस समय तक जो ये भारतीय मुद्रा की कीमत के अनुरूप जो लागत है, उस समय 10 रुपये की जो चीज़ रही होगी, आज 1,000 रुपये की बन गई। तो जो 3-4 साल के टेनर में वैल्यू जा रहा है, तो वो डॉलर की वैल्यू की तुलना में हमारी भारतीय मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा बढ़ के दिख रहा है, और डॉलर अपने जगह रह जाता है। इसलिए भी कम डॉलर में वो डिसबर्समेंट हुआ होगा। डिसबर्समेंट का मतलब है कि जो पैसे आम जो खर्च किया गया, उसका भरपाई, उसको रिटर्न होना। तो ये टीबीईटी प्रोग्राम के बारे में है। तो इसमें क्या था, इसका हम बृहद डिस्कशन तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना स्कीम है। पर मैं एक छोटा सा चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस टीबीईटी के प्रोग्राम के द्वारा जो आईटीआई खोले गए थे नए नए, जिसमें कुछ राज्यों में मिनी आईटीआई के नाम से खोला गया था, मिनी आईटीआई था उस समय। और इसमें जो आप हैदराबाद में और देहरादून में नाम सुने होंगे, देहरादून की जो एनएसटीआई है, उसका पहले नाम ईपीआई था। हैदराबाद का जो विजयपुरम में जो आईटीआई, वो जो एनएसटीआई है, वो पहले एपीआई ईपीआई के नाम से जानी जाती थी। तो आप याद रखिएगा कि उस समय जो सीटीआई थे, तो सीटीआई जैसे कुछ जगह चुनिंदा थे, सब जगह नहीं थे। तो जो सीटीआई है, वो जो सीटीआई चल रहे थे, उनमें कुछ ट्रेड बढ़ाए गए, और कुछ सीटीआई में छोटे साइज की मशीनरी को लाके, जैसे बड़े मोटर चलते हैं, तो उसके जगह छोटे मोटर पे डेमोस्ट्रेशन बेस पे एक प्रोग्राम को, मतलब एक पार्टिकुलर जो प्रैक्टिकल है उसको कंडक्ट कराया जाना, तो वो एडवांस ट्रेनिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग के कोर्सेज भी लॉन्च किए गए कुछ सीटीआई में, और उनका नाम बदल के एटीआई किया गया, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इसी टेनर में किया गया 89 से 99 के बीच में, और नए आईटीआई खोले गए। तो ये बहुत लंबी चर्चा है उस पर, हम इस पे सिर्फ ब्रीफिंग कर सकते हैं कि आपको ये आइडिया रहे कि टीबीईटी प्रोग्राम जो 89 से 99 के बीच हुए थे, उनका मेन फोकस बिंदु क्या था और कितने बजट की थी। दूसरा, जो अब उस समय भी ये पूरा प्रोग्राम की जिम्मेदारी, उस समय पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी डीजीईटी की थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, अर्स्टवाइल था ये। अभी तो न्यू एरा में ये डीजीटी हो गया है। तो ये देखो, मैंने रिपीट लिखा है, डीजीटी, अर्स्टवाइल इट वाज डीजीईटी। तो ये वर्ल्ड बैंक लोन का स्कीम एक और आया टीबीईटी के ही अनुरूप में, वो काफ़ी सफलता मिली उस पर। बहुत सफल होने के बाद एक प्रोग्राम और आया, जिस प्रोग्राम का नाम था वीटीआईपी, वोकेशनल। ये जो वीटीआईपी है ना, ये इसी पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो वीटीआईपी है, अभी इस पे वोकेशनल ट्रेनिंग
वोकेशनल ट्रेनिंग के शब्द से लाया गया। वो जो था वोकेशनल एजुकेशन एंड, देखो वो जो था पहले TVET, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और इसका नाम है वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, तो दोनों समानार्थी की तरह हैं। और इस स्कीम, ये भी स्कीम में वर्ल्ड बैंक की फंडिंग हुई थी, लेकिन 2099 में वो जो पिछला प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट ना हो करके कुछ एक्सटेंशन आया था, उसमें 2002 तक गया था। इसी कारण से 2002 से 2005 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ दूसरे प्रोग्राम भले रहे हों, पर 2006-2007 को एक और स्कीम को वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट लेते हुए स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था VTIP स्कीम। तो जो ये VTIP स्कीम है, इसका क्या है मूल बात आप समझिएगा, कि इसमें CTI ATI तो खोले गए थे, साथ में 4 ITOTs भी खोले गए थे। अर्थात ये जो वर्ल्ड बैंक के VTIP स्कीम था, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनरिंग नहीं थे, इसमें स्टेट भी थे। तो इसी फंडिंग के सपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात हम बताएं आपको, वो जो उस समय यही एक पीरियड था 2006 से 7 के बीच में, जब बहुत सारे नए ट्रेड के जन्म हुए थे। किस प्रकार से, तब तो उस समय सिर्फ 17 या 18, 17 सेक्टर रहे, सेक्टर भी नहीं बटे थे। अर्थात उस समय जो आज के समय 169 ट्रेड्स हैं जिन पे एडमिशन चल रहे हैं, उस समय तो लेस देन 100 थे। तो उस समय ये लॉन्च होते हैं इसी वर्ल्ड बैंक के फंड स्कीम के टाइम में BBBT, अर्थात ये जो है ना BBBT, अर्थात ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये ब्रॉड बेस्ड ट्रेनिंग जो सिस्टम है, ये देखो ये मॉड्यूलर पैटर्न लिखा है ना हमने, ये मॉड्यूल में बटा हुआ था। जैसे एक सेमेस्टर होता है ना, तो सेमेस्टर की पीरियड कितनी आंकी जाती है, लगभग 6 महीना। लेकिन कोई कोर्स पर्टिकुलर यदि 3 महीने का है, 1.5 माह का है, 1 माह का है, यानी तो उस कोर्स को मॉड्यूल कहते हैं, मॉड्यूलर सिस्टम में बटा हुआ था। तो जैसे कोई 1 वर्ष का कोर्स था, खासकर जो बहुत पुराने होंगे, जो अभी रिटायर ना हुए होंगे, उनसे आप पूछेगा तो वो ये बताएंगे कि पहले COE का एक प्रोग्राम हुआ करता था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे। तो जैसे उदाहरण के रूप में कोई COE इंजीनियरिंग ट्रेड में नाम से चलता था, तो उसमें उसको मॉड्यूलर सिस्टम में था। 3 महीना उसको प्लम्बिंग का काम, 3 महीना उसको मेसन का काम, 3 महीना उसको इलेक्ट्रीशियन का काम होता था, 3 महीना फिटर का काम। तो इस प्रकार से मॉड्यूल टू मॉड्यूल में डिवाइडेड थे 1 वर्ष के कोर्स लगभग। अब वो ऐसे डिजाइन किए गए थे, तब CSTRI कोलकाता से ही वो चीज़ जनरेट होना ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय ये जो DGET थे हमारे, इनके द्वारा सब चीज़ रन हो रहे थे, और NCVT था, NC वेट नहीं था उस समय। तो इनके जो डिजाइन किए गए कोर्स थे, वो इतना दूरगामी परिणाम सार्थक रूप से दिए गए इस प्रोग्राम के अनुसार, कि जब वो सफल हो गए, तो कुछ कुछ कोर्स ऐसे थे, खासकर नॉन इंजीनियरिंग के ट्रेड के, खासकर खासकर जो वुमेन मतलब स्किलिंग के लिए वो बहुत कारगर साबित हुए। जैसे एम्ब्रॉयडरी के लिए 3 महीने का कोर्स, और फैशन डिजाइनिंग के लिए 3 महीने कोर्स, कटिंग टेलरिंग के लिए 3 महीने कोर्स, और इस प्रकार से एक और कोई कोर्स को मिला के वो मॉड्यूल सिस्टम बना करके 1 ईयर का वुमेन को टेलर पर्पज पे, मशीन ऑपरेशन के पर्पज पे मतलब ऐसे कोर्स सिखाए जाते थे। तो इसी कोर्स के को जब कंप्लीट होता है इसका टेनर 2013 में, तो कहानी क्या आती है कि इस बात पे आप फोकस कीजिएगा कि जब 2013 में ये प्रोग्राम एंड होता है वर्ल्ड बैंक के फंड से, VTIP प्रोग्राम, तो उसके एंड होते होते सेक्टर में बट गए थे सारे ट्रेड। तो और सेक्टर मेंटर काउंसिल का भी गठन हुआ था। और दूसरी बात, उसी समय NCVT के MIS प्रोग्राम, MIS जो था ना, वो MIS की वेबसाइट से, मतलब जो DGET.MIC
NIC.in जो था ना, तो उसी मतलब के अंतर्गत NCVTMIS.nic.in ये चलता था। तो जो NCVT थे वो कोर्स दिखाते थे, ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करवाते थे, और जो ITI इसमें एनलिस्टेड थे NCVT से सबके डिटेल दिखते थे। आज भी वो NCVT MIS अस्तित्व में हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे पूरे इंडिया के सभी ITIयों की अपग्रेडेशन की लिस्ट जारी होती है। ठीक है। तो उसी समय ये पोर्टल भी बना था, इसी VTIP स्कीम के अंतर्गत। यानी इसके अंतर्गत क्या क्या हुए थे, तो अभी इसकी जब हम समरी करेंगे तो आप देखेंगे कि CTI ATI कुछ गठन हुए थे, 4 ITOT बने थे, और COE प्रोग्राम लॉन्च हुए थे जिनको BBBT और प्रोग्राम कहते हैं। और ये जो नए ITI खोले गए थे, कई जगह नए ITI खोले गए थे, मतलब वहाँ ITI थे ही नहीं, मिनी ITI नहीं, फुल कंप्लीट ITI खोले गए थे। अब कुछ पुराने ITI उनको रिफॉर्म किए गए थे। NCVT MIS पोर्टल को लॉन्च किया गया था, सेक्टर मेंटर काउंसिल का गठन हुआ था। ये नहीं है जरूरी कि उस समय NSDC, लेकिन इनके पैरेलल में चूंकि NSDC का गठन हुआ था उस समय, और NSDF तो चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के द्वारा गठित था। NSDF और NSDC, NSDF फंड के सपोर्ट में ब्रांच के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत थी, और SSC का गठन हुआ था, ये बात तय है। यानी सेक्टर मेंटर काउंसिल और SSC का गठन इसी स्कीम के अंतर्गत हुआ था। अब इसमें क्या है, TBET मॉड्यूल्स, MOUs ग्लोबली, इसमें विश्व के कई देशों के साथ, इवन आपको बताएं सबसे छोटा चीज़, इंडो जर्मन टूल रूम भी स्थापित होने का अहम रोल प्ले किए थे। तो इंडो जर्मन टूल रूम के प्रोटोटाइप में और भी दूसरे कंट्रियों के साथ मिल कर के MOU करते हुए और TBET के प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2006 से, समझ लीजिए। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, अर्थात ये किसी देश में, किसी प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर कहते हैं, किसी प्रदेश में अनुदेशक कहते हैं, इंस्ट्रक्टर। तो जो इंस्ट्रक्टर हैं इनकी पोस्टिंग हुई थी बहुत में। ये किस पीरियड में हुई थी, 2006-07 से 2013 के बीच में। ये वर्ल्ड बैंक के फंड सपोर्ट से सभी मतलब स्टेट में ये हुआ था कि कैपेसिटी की बिल्डिंग करनी है। इवन हम उसी टाइम के हम भी पोस्टिंग पाए। तो ये तो हम कहेंगे कि ये जो है ना स्कीम बहुत सक्सेस हुई थी VTIP। NSQF सिलेबस भी उसी समय लॉन्च हुए थे। तो देखिए बात, NSQF जो था वो 2013 में एक बिगिनिंग मोड पे था। उस समय सेक्टर मेंटर काउंसिल का गठन हुआ था, सेक्टर स्किल काउंसिल आए थे। NCVT के अंतर्गत NSQF चल रही थी, ठीक है, 2013 में। और उसके पहले आप देखना कि 2013 तक NSDC और NSDF ये तीनों चीज़ें इसके पार्ट नहीं थे। NSQF के वे तीनों चीज़ें DGET के पार्ट नहीं थे। आप जानते हो वो 2014 में जुलाई को इन तीनों को मिला करके एक विभाग बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट। उस समय राजीव प्रताप रूडी जी थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, ये बात आप जानते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो NSQF है और सेक्टर मेंटर काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के गठन के पूर्व ही ये अस्तित्व में थे, और सेक्टर स्किल काउंसिल भी उस समय अस्तित्व में थे। जैसे फिक्की, जैसे जैसे रोटरी क्लब, ये बहुत पहले से अस्तित्व में थे। ठीक है। अभी इसमें क्या कहानी चेंज होती है, ट्विस्ट कहाँ होता है कि जो ये तीन हैं एजेंसी, NSDC, NSDF
NSDA तीनों के मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जुलाई में गठित हुआ और उसको और व्यापक रूप दिए जाने के लिए मिनिस्ट्री ही अलग कर दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट से अलग करते हुए 9/11/2014 को हमारा स्वयं का मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन हो गया। एक मंत्रालय बन गया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अब इसके अंतर्गत धीरे धीरे सबको मर्ज किया जाना स्टार्ट किया गया। तब 2018 में जा कर के, ठीक है, देखिए 2018 के तक लगभग NCVT का नाम बदल के NCVET किया गया। उसमें NSDA को शामिल किया गया। अब NSDA तब से उसका पार्ट हो गया। CSTARI की सेक्टर काउंसिल की टीम में और सेक्टर स्किल जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी जो बनाई गई, जिसमें नीति आयोग और DGT, अब DGT हो चुके थे, DGET, उनके DGT की तरफ से CSTRI कोलकाता ये रिसर्च विंग में आते हैं। और इनके रिसर्च विंग में एक और इन्फ्यूशन होता है NSDA का, क्योंकि NSDA के दो काम थे, एक मॉनिटरिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं उसकी फीडबैक देना, और दूसरा रिसर्च करना, स्किल से ओरिएंटेड थे। तो उनका पूरा प्रोग्राम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी और CSTRI कोलकाता के साथ उनका प्रोग्राम यहाँ पे इन्फ्यूज हो गया। और ये तीनों जो है नेशनल स्किल ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये NCVET के अंतर्गत मर्ज हो गए। अब इतना लंबा डिस्कशन की तो अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको ये बताना ज़रूरी था कि उस समय जो कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में जो इंस्ट्रक्टर TO की भर्ती हुई थी, साथ साथ NSQF भी लॉन्च हुआ था, सेमेस्टर पैटर्न भी लॉन्च हुए थे ITI में। यानी मॉड्यूलर पैटर्न के ज़बरदस्त सफलता होने से अब ITIयों के जो रनिंग कोर्स थे उनको भी सेमेस्टर पैटर्न में लागू किया गया कि आप 6-6 महीना के 2 साल के कोर्स को 6-6 महीना में कीजिए, ताकि पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन पैक जो है ना, ये 2 मॉड्यूल का मिला के 6 सेमेस्टर का बनाया, 1 सेमेस्टर का जो ये बनता है, उस पार्टिकुलर कोर्स के दरमियान कितनी ट्रेनिंग लेता है लड़का, उसका सेपरेट एवेल्युएशन हो, सेपरेट उसकी क्वेश्चन की मार्किंग हो। इस प्रकार से दूसरा स्लॉट दूसरे सेमेस्टर के रूप में हो, वो भले रिलेटेड है, उसका भले प्रोमोटेड वर्जन है, भले उसका एडवांस वर्जन हो, लेकिन इस पर्टिकुलर स्लॉट की अलग से एग्जामिनेशन होगी और उसकी सर्टिफिकेशन होगी। तो ये सेमेस्टर सिस्टम था। अब सेमेस्टर सिस्टम को उसको और अभी थोड़ा एलाबोरेट करते हुए और उसको स्किल के ओरिएंटेड ज़्यादा फोकस करते हुए 1 ईयर के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो NSQF की ये जो रिफॉर्म हो रहे हैं कंटिन्यू, ये सब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी की बैठक में निर्णय पे होता है, NSQF की रिव्यू पे होता है। 2023 की मार्च को अभी NSQF 2.0 चलने लगा। तीसरा प्रोग्राम है स्ट्राइव स्कीम। इस पे पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो हमारा है, इसलिए हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप वीडियो की सीरीज में देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चौथा प्रोग्राम है संकल्प स्कीम। इसकी भी शानदार वीडियो, पर्टिकुलर एक वीडियो है जो हमने इस वीडियो सीरीज में डाल रखा है, तो कृपया आप वहां से आप इसका डिटेलिंग स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथा यानी कहना चाहिए कि पांचवा है यहाँ पे, ये है PM सेतु स्कीम अथवा 1000 ITIयों की अपग्रेडेशन स्कीम। ये 2 नामों से आएगा, तो इसकी भी डिस्कशन हो चुकी है, एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोडेड है। अब आपको हम उन प्रोग्राम पे 1 बाय 1 चलते हैं। तो एक छोटा सा चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पिछले वीडियो देखे होंगे हमारे, तो उस पे आपको मिला होगा आकांक्षी जिला जो 2018 में लॉन्च हुआ था नीति आयोग के द्वारा। उसमें नीति आयोग के ज़िले थे जिनके बेसिक डेवलपमेंट के लिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह इंडिया में भी अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन पर 5 बिंदुओं के आधार पर विकास के मतलब जो
स्लॉट्स क्रिएट किए गए थे कि उनमें किन किन बिंदुओं पे फोकस करते हुए जनता को, लोगों को कैसे विकास या उनके रोजगार उन्मुखी उनको स्किलिंग किया जाए। तो उसमें चौथा बिंदु आप जानते हैं हमारा है जो बैंकिंग सेक्टर एंड स्किल डेवलपमेंट, बैंक एंड फाइनेंस इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके 10 पॉइंट थे, 10% थे। तो उस 10% की जो उसकी पार्टिसिपेशन है उसमें से 5% हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम आता है। अब आपको हम बताएं उस आकांक्षी जिला के प्रोग्राम में जो भारत देश के हमारे गृह मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय के भी जिले उसमें लाए गए। तो गृह मंत्रालय के द्वारा उन जिलों को लाया गया जो जिला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, अर्थात जिन जिलों में वामपंथी उग्रवाद मतलब वामपंथी नक्सलवाद के कारण से विकास नहीं हुआ था, तो उन जिलों को भी शामिल किया गया था। नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा से आधार पे जिले शामिल किए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो एक स्पेशल प्रोग्राम LWE के अंतर्गत किए गए थे, और कुछ एक ऐसे ज़िले थे जो जो पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित थे। तो इस प्रकार से 3 एरिया में बजट फंडिंग हुई थी उनको डेवलपमेंट के लिए। पहला है नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित आकांक्षी जिला, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रस्तावित आकांक्षी जिला, और तीसरा है पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए जो आकांक्षी जिला है। जो अभी आकांक्षी जिला थे उनमें जन शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री, उस समय तो एक चीज़ बताएं, ये 2011 में स्कीम लॉन्च हुआ था, इसलिए ITI ही एक स्किल ट्रेनिंग का स्कोप था। तो अभी तो आप DGET के अंतर्गत का है ये प्रोग्राम ESDI। जब आकांक्षी जिला तो लॉन्च हुआ था कब, 2018 में, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि आकांक्षी जिला में 2018 के बाद ESDI के प्रोग्राम में कुछ बदलाव किए गए थे। 3 बात आप याद रखना कि नीति आयोग के जो आकांक्षी जिला थे वो 2018 में जब जनरेट हुए तो उनके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जन शिक्षण संस्थान, इन पे भी फोकस किया गया। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम पे फोकस किए गए थे, उसके अलग बजट हुआ था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो नक्सलवादी से प्रभावित जिले थे, वहाँ पर स्किलिंग प्रोग्राम में भी आप एक बात याद रखना कि जो संकल्प की फंडिंग थी, संकल्प स्कीम की जो फंडिंग थी ना, उसका यूज किया गया था कि इसके माध्यम से वहाँ उन जिलों में लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत और वहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जन शिक्षण संस्थान, इनके द्वारा विकास किए जाने के अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर SDC खोले गए थे, आपको याद होगा। और कुछ जगह तो जो ITI थे उनको अपग्रेड किया गया था। हम तो ITI और SDC की बात करेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो संकल्प की फंडिंग से हुआ था। अब तीसरा आता है ESDI। तो ESDI तो पहले से चल रहा प्रोग्राम था। 2018 में जब आकांक्षी जिला का प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो ESDI को भी उसी में लेके मर्ज कर दिया गया, और उसके लिए एडिशनल बजट जो है रेजोल्यूशन से पास किया गया कि इन ESDI के प्रोग्राम को आकांक्षी जिला, जो पूर्वोत्तर राज्य के सभी स्टेट थे, जो 7 और 1 8 स्टेट हैं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत सरकार के, उनके कई ITIओं में विकास था, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं थे कि सभी जिले आकांक्षी जिले हों। तो उनमें जो चुनिंदा आकांक्षी जिले थे उनमें एक्स्ट्रा बजटिंग करके ESDI का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से तीनों प्रोग्राम के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। ये ESDI के बारे में भी पूरा डिस्कशन किया था, आपको याद होगा
कि इसमें 22 ITI नए खोले गए, अपग्रेड किए गए थे। ठीक है, 22 ITI खोले गए थे। प्रत्येक ITI को 2 करोड़ रुपये दिया गया था अपग्रेड करने के लिए। इस प्रकार से लगभग 46 करोड़ रुपया सब मिला के, और कैसे 3 ट्रेड जो हैं 100% चेंज भी किए गए थे इंट्रोड्यूस करते हुए। तो इस प्रकार से 46 करोड़ उसका खर्च हुआ था पूर्वोत्तर राज्य में। और इसके बाद 28 ITI जो थे उनमें हॉस्टल बनाए गए थे, बाउंड्री वाल बनाए गए थे, पुराने टूल्स को चेंज करके नए टूल्स लाए गए थे। तो पर ITI जो है 1.91 करोड़ की बजटिंग हुई थी। तो इस प्रकार से इसका देखा जाए तो 39 करोड़ की ये बजटिंग टोटल हुई थी। ठीक है, और इसमें 34 ITI जो ऐसे थे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार के सहयोग से, ठीक है, नए 34 ITI खोले गए थे। प्रत्येक ITI के लिए 9.50 करोड़ दिया गया था, अर्थात 323 करोड़ रुपए दिया गया था ये ESDI प्रोग्राम में। और ये भी बात थी कि जब आपके स्टेट कमिटमेंट था कि जब आप पूरा सहयोग करोगे स्टेट के उनसे कि आप इम्प्लीमेंट कराने में, तो आपका जो है 10% आपने दिया है वो आपको हम रिटर्न कर देंगे। ये केंद्र सरकार की स्कीम थी। तो इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 8 स्टेट में अरुणाचल प्रदेश के 9, आसाम के 5, मणिपुर के 4, मेघालय के 3, मिजोरम के 3, नागालैंड के 4, सिक्किम के 3 और त्रिपुरा के 3 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 3 नई ITI थी। टोटल 34 ITI में ESDI एनहेंसमेंट एंड एनहेंसिंग स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 420 करोड़ का स्कीम था। ये फरवरी 2011 को स्टार्ट हुआ और मार्च 2020 में इसका क्लोजिंग हुआ। यानी ये दोनों को देखा, पुराने गवर्नमेंट को, यानी DGET से स्टार्ट हुआ, DGT पे क्लोज हुआ। तो इसी कारण से हम इसको स्किल इंडिया मिशन के पूर्व की स्कीम के रूप में कह रहे हैं। अब हम आते हैं वापस वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पे, जिसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे पिछले वीडियो में या पिछले 10 मिनट पहले। तो ये एक पुराना प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का फंड सपोर्टेड प्रोजेक्ट है। ये 17 दिसंबर 2007 को स्टार्ट हुआ और ये 30 सितंबर 2018 तक ये प्रोग्राम चला था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो लोन है, ठीक है, इसमें मतलब जो भी स्कीम लॉन्च हुई थी तो इसमें ये बात थी कि आप जो स्कीम रहेगी वो स्कीम को 10 साल से 15 साल के बाद इसकी किस्त स्टार्ट होगी। यानी जो भी फंड गवर्नमेंट ने लोन के रूप में लिया था या DGET ने लिए थे या MOLE ने लिए थे, ये ITI के अपग्रेडेशन है या वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो अपग्रेडेशन था, जिसमें मॉड्यूलर सिस्टम भी लॉन्च हुए थे, BBBT लॉन्च हुआ था, COE लॉन्च हुए थे। तो जो भी फंड जो आया वो फंड की टोटल कीमत जो थी वो उस समय के हिसाब से देखो $332 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपए था 2007 की कीमत में। ठीक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के फंड के द्वारा 252 मिलियन US था। ठीक है, और हमारे प्यारे भारत की तरफ से 80 मिलियन US, ये दोनों के सहयोग से 232 मिलियन डॉलर की ये फंड के ये जो है प्रोग्राम था। अब ये P4R था, अर्थात आपका परफॉर्मेंस होगा तो आपको रिजल्ट जो होगा, परफॉर्मेंस और रिजल्ट के बेस पे फंडिंग होगी। तो जो ये चीज़ थी, ये लोन को जब पूरी कंप्लीट हो गई प्रोजेक्ट, तो होने के बाद 2024 से, अर्थात अभी 2 साल पहले से इसकी EMI स्टार्ट हो गई है पैसा रिटर्न करने के लिए। अर्थात ये फंड जो था, ये फंड मतलब लोन था एक्चुअली। इसका उद्देश्य क्या था? ह्यूमन अर्थात वर्क फोर्स डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसका उद्देश्य ही था कि लोगों को जो व्यावसायिक शिक्षा है उस व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण में वृद्धि किया जाए। तो इसमें क्या था कि जो एजुकेशन के जो भी सेक्टर थे उन सब में इसको इंक्लूड किया जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाए,
और इसमें टीचर और सलेबस इन सबको इंक्लूड किया जाए, ये VTIP प्रोग्राम के अंतर्गत था। ठीक है। तब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो थे ना, ये अकेले नहीं थे इस प्रोग्राम के फंड के लिए। तब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ HRD भी थे, जो आज के समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अब आगे हम आते हैं, इसके कंपोनेंट क्या थे। तो ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम था, अर्थात इसको MIS प्रोग्राम कहेंगे, और इसको कहेंगे लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम। अर्थात MIS प्रोग्राम में क्या था, क्या क्या बिंदु ITI पे प्रभावित कर गए, क्या क्या बिंदु ITI में लॉन्च हुए। पहला नंबर, COE मॉडल लॉन्च हुआ, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का जो मॉडल था वो लॉन्च हुआ। ठीक है। दूसरा है IMC वेयर लॉन्च, आप याद कीजिए इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमेटी जो है इसी समय लॉन्च किए गए थे। प्लस MIS डाटाबेस सिस्टम वाज लॉन्च, जो MIS है, NCBT MIS नाम ही है। ठीक है। क्वेश्चन इस बात का है कि किस किस चीज़ का MIS, तो हम आपको बता देते हैं कि लेबर का MIS सिस्टम, यानी MIS का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए फिर लेबर बस के नहीं थे, तो ITI के लिए भी थे, और जो पास आउट हो रहे हैं ट्रेनिंग, वो पूरा डाटाबेस के रूप में MIS सिस्टम था, NCBT MIS। अब इसमें देखो क्या है, मेंटर काउंसिल एंड सेक्टर पैटर्न सेमेस्टर पैटर्न वेयर लॉन्च, ये बात की डिस्कशन है। इस ITI में पहले सेमेस्टर सिस्टम चलते थे और मेंटर काउंसिल यानी SMC थे, जिनसे NCBT क्रिएट किया जाता था। नए सिलेबस बनाए गए, नए क्वालिफिकेशन जो है पैक है उसको तैयार किए गए। और सब मॉडल ITI वेयर चेंज इनटू CTI, कुछ जगह के जो मॉडल ITI थे, जो अपने आप में संख्या में, कैपेसिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब में डेवलप्ड थे, उनको, उन मॉडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, उन मॉडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को CTI में कन्वर्ट किए गए थे। जो बहुत पुराने CTI ट्रेनिंग करके आए हों, इवन जैसे हम हो गए, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि जिस जगह CTI की ट्रेनिंग होती थी, तो उन CTI की ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ CTS की भी कोर्स हुआ करते थे, यानी CITS और CTS आज भी होते हैं NSTI से। पहले उसका नाम CTI था, अर्थात सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ से CITS कोर्स हुआ करते थे। ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है शब्द कि जो इसमें है, कुछ ITI को CTI में कन्वर्ट किए गए थे, और कुछ CTI को ATI में बदल दिया गया था। और बड़े बड़े MOU साइन हुए थे TBET प्रोग्राम के अंतर्गत, और इसी में 4 ITOT भी बनाए इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। इज दैट क्लियर। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन पैक का डिस्कशन है, आप देखिएगा कि CTS जो है COE के रूप में ITIO में नए क्वालिफिकेशन पैक का जन्म हुआ। अब ये क्वालिफिकेशन पैक जो शब्द है, ये हम NCBT पे डिस्कशन कर चुके हैं। हम आगे और भी इसकी जब वीडियो आएगी पर्टिकुलर, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कौन कौन थे COE के, कौन कौन थे जो पैक थे क्वालिफिकेशन, तो मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, बॉडी रिपेयर एंड पेंटिंग, यानी ये मॉड्यूल सिस्टम में था। ऑटो इलेक्ट्रिक और उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उसके बॉडी रिपेयर और पेंटिंग, इस 4 जो मॉड। दूसरा जो क्वालिफिकेशन पैक है इससे रिलेटेड COE से, वो है वेल्डर फैब्रिकेशन, फिटिंग, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पाइप, इनको मिला करके BBBT ये मॉड्यूल तैयार किया गया था क्वालिफिकेशन का। तो पहला हो गया ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड चार मॉड्यूल थे। दूसरा क्वालिफिकेशन था वेल्डर फैब्रिकेशन का, उसके भी 4 थे। और तीसरा है कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, जो हमने आपसे अभी बताया था कि डिजाइनिंग जो थी वो कंप्यूटर से डिजाइन किए जाते थे, एम्ब्रॉयडरी के ऑटोकैड का छोटा रूप। और एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो इसमें क्या था कि एग्रो प्रोसेसिंग में फूड और बेवरेज, मिल्क प्रोडक्ट। तो आज जो लोग ITI कर रहे हो,
या जिसने अभी देखा होगा तो आप देखे होंगे सब पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट कोर्स के रूप में चेंज हो चुके हैं। जैसे फूड बेवरेज एक पर्टिकुलर कोर्स है जो मध्य प्रदेश की कई आईटीआई में, भारत की कई आईटीआई में करवाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट का भी ये सीटीएस का कोर्स बन चुका है। एग्रो प्रोसेसिंग के साथ साथ ये जैसे कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी, ये सब चीज़ें रिफॉर्म होकर के नए नए प्रोडक्ट के रूप में बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आगे क्या होता है इस पे थोड़े सा और डिस्कशन है। तो इसमें क्या है, सेक्टर मेंटर काउंसिल के द्वारा 2024 में ये सबको न्यू क्वालिफिकेशन पैक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। जितने ये कोर्स कंप्लीट होने, माने ये टेनर कंप्लीट होने के बाद यही छोटे छोटे जो मॉड्यूल थे उनको फॉर लेबर मार्केट और ट्रेनिंग आईटीआई डाटाबेस एमआईएस वाज लॉन्च्ड। इस पे डिस्कशन अपन अभी किए थे कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल का जन्म हुआ था। हाँ, इस पे एक शब्द समझिएगा कि जो विप्रो है, अजीम प्रेम जी की जो है विप्रो, उस कंपनी के द्वारा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल का डिजाइन किया गया था। 2014 से 2017 के बीच में एनसीवीटी एमआईएस पोर्ट में 31 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका था 3 साल में। आईटीआई ट्रेनीज का स्टूडेंट का डाटा तैयार हो गया था। ठीक है, पब्लिक इसमें मैंने लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल के अलावा भी डायरेक्ट लॉगिन करते ही देख सकते थे 31 लाख। तो इसमें कैसे, तो तब के टाइम में 2017 के एंड में लगभग गवर्नमेंट बस के देखा जाए तो गवर्नमेंट आईटीआईयों के 60,000 बच्चे इसमें रजिस्टर्ड हो गए थे और 5,10,000 यानी इतने बच्चे एक साल के एनरोलमेंट थे। ठीक है, प्राइवेट से थे वो। अब 2014 में 11,000 टोटल आईटीआई थी लगभग, लेकिन उनकी सबकी मार्कशीटें अब आईटीआई में बाई पोस्ट या किसी माध्यम से ना भेज के, मेल के माध्यम से ना भेज के, सीधे जो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे लॉगिन करके उसी में ही मार्कशीट क्या होने लगा था, जनरेट होने लगा था। कब से, 2014 से। और इसमें क्या है, ब्रेक थ्रू क्या आता है कि जो इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स कहलाते हैं उनकी बड़ी वैकेंसी को पार्ट दिया गया था ख़त्म करते हुए। उस समय बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रेनिंग ऑफिसर्स की भी भर्ती हुई थी। इवन हमारे स्टेट के साथ साथ मैंने देखा उत्तराखंड से भी हमारे मित्र जो थे, जो हम लोग साथ में सीटीआई में मिले थे हावड़ा में, तो वो सभी लोग मिल कर के हम लोग जब देखे तो वो सेम कैडर में सेम टाइम की टेनर में उनकी भी भर्ती हुई थी। तो ये वीटीआईपी प्रोग्राम का पूरे इंडिया में ये बिग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बिग प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम कहेंगे। इसको हम सैल्यूट करते हैं, बहुत सक्सेसफुल क्रेडिट था, क्योंकि इसमें एनसीवीटी एमआईएस आया था, सेक्टर मेंटर काउंसिल का भी गठन हुआ, एनएसक्यूएफ का भी लॉन्च हुआ और नए क्वालिफिकेशन पैक भी तैयार हुए। यानी सिर्फ आईटीआई बस नहीं था, इसमें टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट था। एक चीज़ और देखिए कि उसी समय जो प्रिंसिपल के भी पोस्ट तैयार किए गए थे, उसी समय प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आई थी। अब हमारे स्टेट में तो प्रिंसिपल की वैकेंसी उस समय जो आई थी वो उसकी काफ़ी प्रक्रिया होने के बाद हाई कोर्ट के इंटरवीन से वो प्रोजेक्ट, वो जो वैकेंसी थी उसको नलीफाई हो कर दिया गया था। तो आयोग ने उस पर दोबारा फिर हियरिंग और कुछ भी नहीं किए। जो भी मामला है वो न्यायालयीन मामला है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अंतर्गत के डिसीजन पे हुआ था। दूसरे राज्यों में प्रिंसिपल के पोस्ट थे, कौशल प्रधानाचार्य के रूप में थे, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो वहाँ भर्ती हुई है। ठीक है, अभी एक चीज़ और देखिएगा कि उसी समय जो है टीसीपीसी प्रोग्राम के लिए जो है एमओयू साइन हुए थे। तो ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन बेस जो कोर्सेस हैं, तो टी और छोटा सी, तो ट्रेनिंग, टी से ट्रेनिंग और सी से कम, CUM, और पी से प्रोडक्शन और सी से कोर्स। तो TCPC प्रोग्राम जो उसके अंतर्गत कुछ MOU साइन हुए थे कि आप मतलब
आप जो प्रोडक्ट अपने फैक्ट्री में बनवा रहे हैं वही प्रोडक्ट को आप 1-2 यूनिट यहाँ लगा दीजिए आईटीआई में, और यहाँ पर ये बच्चे उन प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे, और आप बीच में रिप्रेजेंटेटिव भेजिए या अपने कर्मचारी भेजिए और यहीं से प्रोडक्ट ले जाइए, आपकी यूनिट भी बढ़ेगी। तो वही है, टीसीपीसी प्रोडक्ट के रूप में था। अब तो बड़ी बड़ी बृहद चेंज हो गई। डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए पीएम सेतु आ गया, फ्लेक्सी एमओयू था उसी समय, इंडस्ट्री बेस पे था, ठीक है, मॉडल आईटीआई बनाए गए थे। तो 2019 के नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट जो है गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट है नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट, इनके द्वारा 2009 को पीडब्ल्यूसी को हायर किया गया था कंसल्टेंसी के रूप में। अब आपको हम बताना चाहते हैं, जो लोग मध्य प्रदेश की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ग्लोबल स्किल पार्क जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बना है, उसके जो पार्टनरिंग है, उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराने के लिए ये पीडब्ल्यूसी कंपनी उसमें है, पार्टनरिंग वाटर कूपर का है ये, यानी ये पावर वाटर कूपर, ये लंदन की कंपनी है ये, ठीक है। उसमें टीसीएस है पार्टनरिंग के लिए, उसमें आईआईटी इंदौर भी इंक्लूड है, उसमें आईआईएम इंदौर भी उसमें सब मनी मैनेजमेंट के रूप में सपोर्ट दे रहे हैं एशियन डेवलपमेंट का। और ITEES सिंगापुर, ये जो इनके साथ एमओयू साइन हुआ है, तो उनका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लग रहा है, बिल्डिंग, हाउसिंग, जो गृह निर्माण अधोसंरचना विभाग भारत मध्य प्रदेश सरकार का उनसे। तो ये पीडब्ल्यूसी जो है, इनके साथ एमओयू साइन हुआ है, ये नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी का, कि आप हमारे साथ आइए। इनका क्या है, पीडब्ल्यूसी का बहुत शानदार एक कहना चाहिए, जैसे MS ऑफिस किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसी प्रकार से कि ये जो पीडब्ल्यूसी का ये खुद का डिजाइंड एक प्रोग्राम इनका रखा रहता है, जैसे टैली किसी और का है पर्टिकुलर, और बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। तो पीडब्ल्यूसी के बनाए हुए ये जो भी प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इनके द्वारा शानदार प्रोग्राम बना के रखा गया है, और उस प्रोग्राम के यूज करते हुए जो भी प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि ऑडिट में भी सहूलियत हो, थर्ड पार्टी एवेल्यूशन में भी हो। जैसे इतने सेकंड की वीडियो भी डालना, इतना फ़ोटो डालना, और फिर उनके कौन कौन पार्टी थे, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें लिखा है कि 2013 में सेक्टर मेंटर काउंसिल जो थे वो 25 सेक्टर के साथ में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, 25 सेक्टर मिल करके इसी VTIP प्रोग्राम के अंतर्गत। उसी समय देखो ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एडवांस मॉड्यूल AM था ना, उस पर भी, अर्थात पहले तो ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल का था, ठीक है, अब वो 4 टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे बॉडी रिपेयरिंग का है काम, बॉडी पेंटिंग का काम है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट का है प्रोग्राम। फिर इसी का एक एडवांस वर्जन भी था कि आप ऑटो इलेक्ट्रिक भी सीख सकते हो, ठीक है, एडवांस प्रोग्राम ऑटो AC सीख सकते हो। तो एडवांस मॉड्यूल और बेसिक जो BBT के प्रोग्राम हैं, ये दोनों सिस्टम लॉन्च हुए थे सेक्टर मेंटर काउंसिल के साथ साथ COE के अंतर्गत CTS प्रोग्राम के रूप में NCVET से, जो बाद में अपग्रेड हो करके क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर पैक बने थे। ये है VTIP का फुल डिस्कशन, ठीक है। अब हम आते हैं कि उसी समय ये जो स्किल इंडिया मिशन के अलावा कुछ और ITI के उत्थान के लिए DGT के द्वारा जो ये प्रोग्राम किए गए थे, उनमें से एक ये है कि 1396 गवर्नमेंट ITI को PPP मोड पे लॉन्च किया गया, अपग्रेड के नाम से अपग्रेड किया गया। कैसे, देखिए, हम तो सच्चाई बताएं, इसका प्रॉपर यदि ऑडिट हो जाए ना, तो वो कितना % पैसा यूज हुआ है IMC में, सब आपको पता चल जाए।
उसी से पूरा जो है ना भ्रष्टाचार फैला हुआ। लेकिन अभी हमारा बिंदु नहीं है ये डिस्कशन का, जहाँ सदुपयोग हुआ है वो पैसे का, हम वहाँ पे चलते हैं। तो ये लगभग देखो 1396 पे बात हुई थी, लेकिन जब इसके कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उसमें फलीभूत हुआ ये 1227 में। ठीक है, यानी 1227 आईटीआईओ में ये इम्प्लीमेंट किया जा सका। और मतलब जो प्रिपरेशन था वो 1396, 1396 ITIs were enlisted for the upgradation program, but but only 1227 government ITIs were selected। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बहुत सारी बातें रहती है। जैसे आप देखना कि LWE प्रोग्राम के अंतर्गत आकांक्षी जिला में वेस्ट बंगाल इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो ये भी बात है, आकांक्षी जिला के प्रोग्राम में LWE बस नहीं, वहाँ तो है भी नहीं, पहले जन्म हुआ वहीं से। लेकिन जो आकांक्षी जिला के प्रोग्राम में वेस्ट बंगाल नहीं आया, इंक्लूड नहीं हुआ है, तो वो गवर्नमेंट के इंटरनल क्लैश के कारण हुआ है। उस पर नहीं जाएंगे हम। ये कहेंगे कि जो इंडस्ट्री पार्टनर थे किनके साथ MOU साइन हुए, तो टोटल 1227 ITI में ही इंडस्ट्री के साथ MOU साइन हुआ। यानी इसमें इंडस्ट्री और ITI दोनों मिल करके अब नया जॉब रोल, नया अपना इंफ्रा, नया मैनेजमेंट का जो एक नया मापदंड देने वाले थे, उसका नाम पड़ गया IMC, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमेटी। यानी एक सोसाइटी के रूप में कर दिया गया। आपको एक चीज़ बताएं, मध्य प्रदेश की अधिकांश पॉलिटेक्निक या इवन 100% पॉलिटेक्निक सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट होने से मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर पॉलिटेक्निक को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो मेन पावर अर्थात जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की ज़रूरत है, इवन जो स्टाफिंग की भी ज़रूरत है, वो सोसाइटी डिसाइड करती है। अब उसको MPPSC से फुलफ़िल करवाए तो सोसाइटी डिसाइड करके फुलफ़िल करवा सकती है। नहीं करवाएगी तो जो गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं लेक्चरर, वो उनका आजकल एसोसिएशन भी बना है और गेस्ट अपीयरिंग में लेक्चरर लोग अपनी ये वो सर्विस भी देते हैं साथ साथ। तो ये IMC के जो बने थे इंस्टीट्यूट, इस MOU के अंतर्गत इंडस्ट्री पार्टनर के साथ 1227 ITI में, उनमें से प्रत्येक ITI को गवर्नमेंट के द्वारा 2.50 करोड़ दिया गया था कि ये 2.5 करोड़ हम एक IMC इंस्टीट्यूट को देते हैं। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि IMC में क्या होता है कि कोई एक इंडस्ट्री पार्टनर होता है, यानी कोई एक फैक्ट्री का मालिक यहाँ पे ITI का पदेन अध्यक्ष होगा IMC का, और ITI का जो प्रिंसिपल कैडर का उस IMC का पदेन सचिव होगा। अब यानी फैक्ट्री का मालिक और ITI का जो प्रिंसिपल है, ये दो हो गए। और ITI स्टाफ से कोई 2 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर, और ITI के स्टूडेंट्स होते हैं, और ऐसे करके IMC गठित होती है। तो जो सीट होती है, जैसे जैसे 20 सीट की टोटल स्टूडेंटों की एडमिशन करना है 20 सीट में CTS के कोर्स में, तो उस 20 सीट में से 4 सीट या 5 सीट जो है IMC के खाते में चले गए, तो उनका नाम ही चेंज हो गया। यानी जब अब भर्ती निकलेगी एडमिशन की, तो उस 20 सीट में बोला जाएगा 16 सीट CTS और 4 सीट IMC बोला जाएगा। तो IMC की जो फीस होती है वो चूंकि ना तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आती है, ना वो वर्टिकल रिजर्वेशन में आती है। IMC की सीट जो होती है वो सिर्फ मेरिट के फंडा पे, लेकिन एक्स्ट्रा फंड, ये बात बता दें आपको कि ये मैनेजमेंट मतलब कोटा के रूप में, जो जैसे नाम सुने होंगे ना, फीस बेस्ड जो हो जाता है, तो ये 4 सीटों में फीस बेस्ड एडमिशन होता है और पहले आओ पहले पाओ के तहत होता है, और मेरिट लगता है। जैसे एक साथ सब आ गए कि मेरे पास भी पैसा है। 15,700 रुपये की लगभग फीस रहती है ITI में, IMC की।
और बाकी CTS की जो भी फीस रहती है वो स्टेट की, जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत जो कमेटी गठित होती है ना, ये वो डिसाइड करती हैं कि किसकी फ़ीस कितनी होगी। तो वो CTS के जो कोर्स का फ़ीस है, स्टेट रन है चूँकि, तो CTS का जो भी फ़ीस है वो उनके द्वारा डिसाइड होने पर ही निर्धारित होता है। लेकिन IMC की जो सीट का जो फ़ीस होगा वो IMC के चेयरपर्सन, अध्यक्ष और सचिव और वो जो कमेटी गठित होती है उन पर होगा। पर एक बात हम ये बता दें कि इन सभी IMC जो चेयरपर्सन हैं, चूँकि एक ये पूरी किसी ITI के अंदर जो चल रहा है कोर्स ना, ये भी तो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट किसी स्टेट के अंतर्गत है, अर्थात इनके तो हेड वही होंगे। तो स्टेट लेवल पे इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है वहाँ से भी डिसाइड होता है, तो उसको सभी ITIयों को मानना पड़ता है। या स्टेट की जो माने इंडस्ट्री के साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशानुसार, जैसे हर राज्य में आप देखना एक सोसाइटी होती है जिसमें जो मंत्री महोदय होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो वो उसी में से फीस रेगुलेटरी कमेटी भी होती है। तो वहाँ से डिसाइड होता है कि सभी IMC की ITIयों में इतना फीस लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई 2 ITI IMC के इंडस्ट्री पार्टनर उन्होंने अलग डिसीजन बना लिया, यानी वो ऑल स्टेट में सेम कंडीशन के साथ होगा। ये IMC का OJT से, ये IMC का DST से और ये IMC का फ्लेक्सी MOU से कोई संबंध नहीं है। आप अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो IMC है ये 2.5 करोड़ रुपए जो बैंक में डिपॉजिट है IMC के अकाउंट में, उसके ब्याज जो भी बनेगा इंटरेस्ट, उसको यूज करके आप ITI के इनसाइड प्रेमाइसेस पे, इंफ्रा पे अर्थात इक्विपमेंट पे, मशीनरी पे, बॉडी रिपेयर माने जो बिल्डिंग है उसके रिपेयरिंग पे और जो और बेसिक इंफ्रा है उन पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसके फंड को आप यूज कर सकते हो। ये है इसका मकसद। ठीक है, अब इस पे हम आगे जा चलते हैं। तो इसके उद्देश्य को आप समझेंगे तो इसके उद्देश्य में क्या है, IMC ITI आर हेडेड बाय इंडस्ट्री पार्टनर्स, बिल्कुल सही। फिर दूसरा IMC ITI रन रजिस्टर्ड एज सोसाइटी, बिल्कुल सही, सोसाइटी के रूप में ये रन हो रही है। कौन? ITI जो IMC की ITI सोसाइटी के रूप में रन होती है। और कोई फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जो इसके इंडस्ट्री पार्टनर कहना चाहिए, यानी उद्योग भागीदार, वो उनके द्वारा ये मतलब हेडेड किया जाएगा, अर्थात अध्यक्षता की जाएगी। अब इसका जो ब्याज होगा उसका यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से 31 राज्यों के 1227 गवर्नमेंट ITI में टोटल देखो 3067 करोड़ के फंड के सपोर्ट से ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इसकी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं हम, क्या था इसकी महत्वपूर्ण बात? ये था कि इसमें जो 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है किसी IMC को, समझना, वो IMC 10 साल तक इसको मोरोटोरियम पीरियड कहलाएगा। मोरोटोरियम पीरियड अर्थात 10 साल तक तो कुछ नहीं लेन देन होगी, उसके ब्याज से आप यूज कीजिए। लेकिन अगले 10 साल के बाद, माने 10 साल पूर्ण होने के बाद जो अगला 10 साल फंसेगा, उस 10 साल के अंदर आपको ये पैसा को इंस्टॉलमेंट पे रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में करना पड़ेगा। ये कहानी है। तो चाहे आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज करो, तो आपको जितना भी पैसा हो रख लो, लेकिन 2.5 करोड़ वापस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20 साल का एक प्रोग्राम है एक्चुअली। कौन? IMC का प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के 31 ITI, अरुणाचल प्रदेश के 4 ITI, आसाम के 17 ITI, बिहार के 13 और चंडीगढ़ का 1 ITI, छत्तीसगढ़ के 42 ITI, दादर दमन दीव नागर हवेली जो है ना उसके 1 ITI, दिल्ली के 9 ITI, गोवा के 1, गुजरात का 91 ITI, हरियाणा के 52, हिमाचल प्रदेश के 33 ITI
और आगे जब अपन जाते हैं तो इस पे हम पाएंगे कि जम्मू कश्मीर के 34 ITI, झारखंड के 8 ITI और कर्नाटका के 76 ITI, केरलम के 26 ITI, मध्य प्रदेश, मेरे प्यारे मध्य प्रदेश की 74 ITI हैं IMC के अंतर्गत। ठीक है, अभी इसमें आगे चलते हैं हम, तो मध्य प्रदेश के 74 और महाराष्ट्र के 250 ITI हैं, 250 ITI महाराष्ट्र IMC के अंतर्गत। मेघालय में 1, मिजोरम में 2, नागालैंड में 7, उड़ीसा में 14, पुडुचेरी में 4, पंजाब में 76, राजस्थान में 105 ITI हैं IMC के। वहाँ इंडस्ट्री भी ज़्यादा है महाराष्ट्र और उसमें। अब तमिलनाडु के 32 ITI, तेलंगाना के 30 ITI, त्रिपुरा के 7 ITI और उत्तर प्रदेश के 115 ITI, उत्तराखंड के 43 ITI और पश्चिम बंगाल के 28 ITI हैं जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत, कौन से प्रोग्राम, IMC मान लो आप, 1396 जो ITI अपग्रेडेशन की स्कीम है, माने IMC के अंतर्गत IMC ITI हैं वहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो इस पे हम चलते हैं कि हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की एक बार ITI पे डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। नहीं, मैं इसको हल्का ऐसे रोटेट कर रहा, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इंदौर वुमेन, खंडवा, फिर धामनोद, उज्जैन, रतलाम वुमेन, नीमच, जावद, रीवा वुमेन, सागर, ग्वालियर वुमेन, भिंड, भोपाल, जो विदिशा, रायसेन, सीहोर, अब इटारसी, जबलपुर की वुमेन ITI, कटनी, छिंदवाड़ा, टोंक खुर्द, विजयवाड़ा और मंडलेश्वर, निवास ITI, फिर नेपानगर ITI, सहपुरा जबलपुर ITI, सहपुरा डिंडोरी ITI, गोटेगांव ITI, पांडुर्ना ITI, फिर आएंगे बहुरीबंद ITI, नरसिंहपुर ITI, मझौली ITI, आलोट ITI, पन्ना ITI, सिवनी ITI, बरगी, हरदा, नैनपुर। फिर आते हैं तो फिर आएगा छिंदवाड़ा में वुमेन, अलीराजपुर, अटेर और बेनीवारी ITI, बुधनी ITI, फिर घनसौर ITI और जतहरी ITI, जोबाट ITI, करनापुर ITI, कुक्षी ITI, कोतमा ITI, कुरई ITI, मंदसौर, फिर नसरुल्लागंज है, न्यू रामनगर की ITI, राहत गांव है, फिर सबलगढ़ है, फिर सैलाना की ITI, मानपुर की ITI, खंडवा की वुमेन ITI, बीना की ITI, कांकेर, ये खखनेर की ITI है। फिर इसके बाद नेवाली ITI, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, हाँ, निवाली ITI है। फिर मनावर ITI है सिंघाना में, है ना, सिंघाना मनावर, और पृथ्वीपुर की ITI, गाडरवाला की ITI, बरघाट की ITI, केवलारी ITI, छपारा ITI, मैहर ITI, दमोह की ITI, ओरछा की ITI और मऊगंज ITI, फिर बमनिया और सीतामऊ, बमनिया, सीतामऊ, नरसिंहगढ़ और मनासा की ITI। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के ये पूरे 74 ITIयों की लिस्ट आपके समक्ष लाए हमने। ये ITI IMC की ITI हो गए हैं अपग्रेडेशन की स्कीम में। अब अपन देखते हैं अगला अपग्रेडेशन का जो प्रोग्राम है वो क्या कहता है कि 1000 ITIयों में अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है। अब आप याद कीजिए कि जो 1000 की ITIयों में अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है, ये क्या वही है जो PM सेतु है? तो बिल्कुल वही है। और हम ये PM सेतु पे स्पेशल पूरी एक वीडियो बना चुके हैं, इसलिए इस बिंदु पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसकी पूरी डिटेलिंग के लिए ये प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा कि 1000 ITIयों को अपग्रेडेशन का नाम हो सकता है नाम, या इसको कह सकते हो नेशनल ITI अपग्रेडेशन प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक की साइट में दिया है। हमारे DGT के साइट में अपग्रेडेशन ऑफ 1000 ITI प्रोग्राम है। और आज के टाइम में जब इसको अप्रूवल मिला तो उसका नया नाम हो गया PM सेतु स्कीम। ठीक है, तो 3 चीज़ें एक साथ हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसकी मैं एक भी शब्द की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि हम पिछले वीडियो में इसका डिटेल बात कर चुके हैं। हम आते हैं, अच्छा,
एक इस पे आप देखिएगा कि 29 ITI के अपग्रेडेशन के अब अगला एक और प्रोग्राम है जिस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं। 29 ITI अपग्रेडेशन इन मॉडल ITI। एक शब्द बताऊं, ये मॉडल शब्द को आप समझना, तो ये नहीं समझ लेना कि कोई विशेष रूप से, मतलब ऐसे तो बहुत नाम सुनते हैं। एक बात सिंपल बता देना चाहता हूँ, फ्लैक्सी MOU के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है, पिछले वीडियो में नहीं देखा है, तो रिपीट देखिएगा। उसी फ्लैक्सी MOU में एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में, एक स्टेट फैसिलिटेटर के रूप में, एक स्टेट की नोडल एजेंसी के रूप में, एक ऐसा हब हो जहां पर बच्चों को वो ला सकें, कौन, इंडस्ट्री पार्टनर किसी पर्टिकुलर ITI में ला के, और कोर्सेस को ऑनलाइन ऑफलाइन भी किसी भी माध्यम से पढ़ा सकें, सपोर्टिव। तो ऐसे जो ITI चिन्हित किए गए थे फ्लैक्सी MOU के अंतर्गत, उनको कहा जाता है मॉडल ITI। आप समझ में आया? तो जो ये मॉडल ITI बनाए गए थे वो टेलर्ड कोर्स पे बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में बनाए गए थे। और ये प्रोग्राम जो था स्किल इंडिया मिशन के लॉन्च होने के पहले से, ये प्रोग्राम मतलब पहले से नहीं था, उसी टाइम था, क्योंकि फ्लैक्सी MOU भी उसी समय लॉन्च हुए थे। 2014 की जो जुलाई के आसपास था, ठीक है। और उसी समय फ्लैक्सी MOU के अंतर्गत इंडस्ट्री पार्टनर के साथ साइन होने से संदर्भ में ही उसी समय जो है स्टेट में एक पर्टिकुलर मॉडल ITI भी कन्वर्ट किया गया था। तो इस पे आप कुछ बिंदुओं पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें ये स्कीम के अंतर्गत मॉडल ITI को ट्रांसफॉर्म करना था। दूसरा, इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कोर्स है उनको पढ़ाया जाना था। इसमें असेसमेंट एग्जामिनेशन किसके रूप में था, कि वही जो देखो, असेसमेंट एग्जामिनेशन ऑफ सच इंडस्ट्री लेड कोर्स, यानी जो भी कोर्स रहते थे जिनको डिजाइन किया गया था, जो कोर्स को CTS के अंतर्गत नहीं बल्कि फ्लैक्सी MOU के अंतर्गत टेलर्ड किया गया था, उन कोर्सों के प्रशिक्षण के उपरांत, परीक्षा लेना, ये महत्वपूर्ण परीक्षा सेंटर के रूप में भी ये मॉडल ITI थे। इसके अलावा ये मॉडल ITI का एक और रोल था, सोशल रोल था, कि जो असंगठित वर्कर थे कम्युनिटी वर्क सेक्टर से, उनको वहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या किसी और के माध्यम से उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हुए उनको ट्रेनिंग दिया जाना। और इसमें क्या था देखो, भविष्य में ये जितने, एक बात और आपको बता दूं कि जब ये मॉडल ITI रन हुए रहे थे ना, तो ये मॉडल ITI के क्लोज होते होते तक में उनमें एक और चीज़ इन्फ्यूज कर दिया गया। क्लोज तो नहीं हुए हैं, उनमें इन्फ्यूज किया गया, अब तो डिविजनल ITI में कन्वर्ट हो गए प्रोग्राम के तहत। लेकिन उस मॉडल ITI में एक चीज़ को और इन्फ्यूजन मिल गया और वो बन गए ITOT भी बन गए, वही वही आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि स्टेट की जितनी लोकल इंडस्ट्री थी उनके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में मॉडल ITI को बनाया गया था, एक हब के रूप में। अब इसमें क्या है, 2014 को याद रखना, इसमें प्रत्येक ITI, ठीक है, प्रत्येक ITI को 2014 तक में, ठीक है, 35 ITI लिखा है यार, 2014 में 35 ITI चुने गए थे, टोटल 300 करोड़ की थी क्या, बजटीय सपोर्ट। बाद में ये रिव्यू हुआ, ठीक है, बाद में ये रिव्यू हुआ, 2014 से 22 के बीच में ये स्कीम को चलना था। इसमें रिव्यू हुआ तो 35 ITI के जगह पर कितने ITI आए, 29 ITI को फाइनल किया गया, और 300 करोड़ के जगह 238 करोड़ की ये बजट की एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इस बजट के प्रोग्राम में आप ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार का भी 30% पैसे का सपोर्ट है और 70% केंद्र सरकार ने पैसा लगाया था। यानी देखा जाए तो
जो भी फंड का लगा है, जैसे 1.5 करोड़, 1.70 करोड़, 1.50 करोड़ लगा है ना, तो 105 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार देगी और बाकी 45 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से लगेगा। ऐसा था इसका प्रोग्राम का। और ये जो है क्या लिखा है कि 31 मार्च 2024 तक इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था। क्लियर। इसमें एक नोट करने वाली चीज़ ये है, ये ट्राई पार्टी थी, ट्राई पार्टी प्रोग्राम है मॉडल आईटीआई। ट्राई पार्टी में कौन, तो एक तो मॉडल आईटीआई उनकी पूरी यूनिट, और दूसरा आईएमसी की सोसाइटी, तीसरा इंडस्ट्री क्लस्टर, वो क्लस्टर के जो प्रोग्राम। तो ये डुअल ट्रेनिंग कोर्स के रूप में मॉडल आईटीआई को ऐसा निर्माण किया गया। इसमें ई कंटेंट के रूप में हब आईटीआई के रूप में भी सर्विस प्रोवाइड करने की बात हुई टीसीपीसी प्रोग्राम के लिए। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी हुए इंडस्ट्री पार्टनर के साथ में कि हमारे यहाँ के ट्रेनिंग में आप फ्लेक्सी एमओयू के स्टूडेंटों को ला सकते हैं। तो आईएमसी और नियर इंडस्ट्री क्लस्टर का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए जो भी आईटीआई बनाए गए मॉडल आईटीआई, उनके आजू बाजू कोई बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री क्लस्टर का ऑफिस या प्रोग्राम या सिचुएशन रहे होंगे। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। 2014-15 को उत्तर प्रदेश में मेरठ में, फिर 14-15 की कहानी में देखो 9 आईटीआई तैयार किए गए मॉडल के रूप में। इंदिरानगर, मलप्पी, उदयपुर, रूपनगर, बारबील, भोपाल, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ की जो मॉडल आईटीआई बनी वो 2014-15 के बजट से उसको मॉडल आईटीआई में रिफॉर्म किया गया। फिर नलगढ़ और ये है दशरथ जो नाम के ज़िला है, दशरथ नाम की जो आईटीआई है वहाँ पे, एक्चुअली ये ज़िला ही हैं बड़े। फिर आगे हम आते हैं तो 2015-16 में दुर्गापुर, फिर जगीतपुर नाम से जगीतपुर हरिद्वार, फिर कोयम्बतूर, नामची, नासिक, होन्नावर, बेंगलुरु, रांची, फिर मरहावड़ा, याद रखना ये बिहार का इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये मरहावड़ा। तो मरहावड़ा की आईटीआई, भिलाई आईटीआई छत्तीसगढ़ की, और पणजी और गुजवाका, इतनी आईटीआई है। टोटल 21 हो चुकी थी 15-17 में। अब हम आते हैं 2016-17 में भी मॉडल आईटीआई कौन कौन बने। तो वाराणसी, फिर गुरुग्राम की आईटीआई, पूसा की आईटीआई दिल्ली में, तो कैपिटल टाइप का भी है हमारे उद्यमिता विभाग मंत्रालय। फिर यूपिया आईटीआई, इस प्रकार से 25 पहुंच गए। 17-18 के फाइनेंशियल ईयर के बजट से एक आईटीआई जोरहाट की आईटीआई बनी। फिर 18-19 में बनते हैं पुडुचेरी में, फिर करलम्मा सेरी यहाँ पर, और एक है चंडीगढ़। इस प्रकार से 29 आईटीआई मॉडल आईटीआई के रूप में इस स्कीम के अंतर्गत रन हुए। ठीक है। अब जब हम आगे जाते हैं, अब अगला है आईटीआई का ग्रेडिंग प्रोग्राम। तो इसमें जाने के पहले एक और स्कीम है, देख लीजिए। आईटीआई के अपग्रेडेशन प्रोग्राम में आ गए हमारे स्ट्राइव स्कीम। तो आप जानते हैं स्ट्राइव स्कीम पे पर्टिकुलर एक वीडियो पैक हमने अपलोड किया था पिछले वीडियो में, तो इसलिए इस पे मैं आज जीरो डिस्कशन करूँगा। स्ट्राइव स्कीम के बारे में आप पिछले वीडियो में बस देख लीजिएगा। तो अब महत्वपूर्ण है कि जितने भी आईटीआई के अपग्रेडेशन स्कीम्स थे उसमें हमने आज यहाँ 3 या 4 पे डिस्कशन किया। अब एक बात है कि ये कोई आईटीआई की अपग्रेडेशन स्कीम नहीं है, लेकिन आईटीआई की ग्रेडिंग स्कीम है। ये अपग्रेडिंग स्कीम नहीं है, ये ग्रेडिंग स्कीम है।
तो जो जितने हैं साथी कर्मचारी हैं वो तो जानते हैं कि प्रत्येक आईटीआई की ग्रेडिंग का स्कोर कार्ड एनसीवीटी एमआईएस के द्वारा जनरेट होता है। तो जो ये ग्रेडिंग स्कीम है क्या, इस पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो ये जो शब्द है ग्रेडिंग यानी ग्रेड में बांटना आईटीआईयों को, तो इस पे एक शब्द सुनिएगा। ग्रेडिंग एक्सरसाइज वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2017। टोटल 4811 ITIs टुक पार्टिसिपेशन। पहली बार एक पायलट मोड पे जैसे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वैसे स्कीम को फ्लैक्सी माने पायलट मोड पे लाया गया था 2017 के नवंबर में, जिसमें 4811 ITI इसमें शामिल हुए। ये एक अपने प्रकार का पहला पहल था ये, ठीक है। और ये पहला फेस का टेनर इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और जिसकी आईटीआई की अपग्रेडेशन की जब लिस्ट जारी हुई थी तो जून 2018 को जारी हुई थी। इज दैट क्लियर। इसमें एक महत्वपूर्ण और बिंदु देखिएगा, दूसरे फेज की जब ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च हुई तो वो 2019 को लॉन्च हुई। दूसरे फेज में 1128 आईटीआई क्या है, संतोषजनक स्थिति में जो लोग पहले ग्रेड में थे, ठीक है। ये देखो फेस 1 के 1128 आईटीआई जिनकी ग्रेडिंग संतोषजनक या बेहतर थी, और दूसरे फेस के जो बच गए थे 12,352 आईटीआई, ठीक है। उनका क्या हुआ, एक शब्द को आप भ्रमित नहीं होना, यहाँ पर एक शब्द देखिए कि पहले फेज में 4,811 आईटीआई शामिल हुए थे ग्रेडिंग सिस्टम में, परंतु उसमें से जो 1,128 आईटीआई जिनकी बेहतरीन क्या थे, स्कोर कार्ड थे, संतोषजनक थे, वो आईटीआई 1128। अब बाकी के जितने बचते हैं चाहे उनका स्कोर डाउन रहा है अथवा जो छूट गए थे, 12,352 आईटीआई सबको इसमें 2019 के ग्रेडिंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था। इसकी जो सूची माने फाइनल सूची जब आती है 13,480 आईटीआई की ग्रेडिंग लिस्ट जारी होती है द्वितीय फेज में जब आता है तब। तो इसमें 27 बिंदु बनाए गए हैं, 27 पैरा बिंदु, जिनको 5 कैटेगरी में बांटा गया था। और प्रत्येक कैटेगरी की कितनी भार थी, 20%। और प्रत्येक कैटेगरी की 20 भार और 5 कैटेगरी को 27 पैरामीटर अर्थात 27 बिंदुओं पर बांट करके ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया गया था, ठीक है। और इसको ग्रेडिंग सिस्टम को जो 5 कैटेगरी की 27 बिंदु, उसका नाम था फ्रेमवर्क एंड मैथडोलॉजी। इसमें क्या था कि एक नया सिस्टम उसको लॉन्च किया गया, बाद में समझिएगा, जो सिस्टम का नाम DDGM अर्थात डाटा ड्राइवन ग्रेडिंग मैथडोलॉजी, अर्थात डाटा जो है वो ड्राइवन, यानी आपने यहाँ आईटीआई में डाटा फीड किया और वो डाटा ड्राइव्ड हो गया, ड्राइवन हुआ एनसीवीटी एमआईएस के पोर्टल में, और वहाँ की इंटरनल एक्सरसाइज से देखिए ग्रेडिंग का जो मैथडोलॉजी है उसके अनुरूप वहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो गई पैरामीटर। और कहाँ से, ncvtmis.nic.in। ये हमारी डीजीटी की आईटीआई की पहली वेबसाइट थी जिसमें ट्रेनिंग पोर्टफोलियो भी क्रिएट था। लेकिन अब जब से 2023 से सिद्ध पोर्टल लॉन्च हुए हैं, तब से सिद्ध पोर्टल में टोटल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन और इंस्ट्रक्टर के रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन के भी सब कुछ उसमें इकोलॉजी ऐसा जो भी क्रिएट हुआ है डीजीटी का इकोलॉजी उसमें सीड हो गया है। इज दैट क्लियर। अब एनसीवीटी एमआईएस से आप आईटीआई की एनलिस्टिंग देख सकते हैं कि कौन कौन एनसीवीटी के लिए अप्रूव्ड हुए हैं, और उस अप्रूवल की प्रक्रिया कहाँ से होती है, निमी से होती है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसलिए निमी में जो भी अप्रूवल होंगे नए आईटीआई एनसीवीटी एमआईएस में, तत्काल वो एनसीवीटी एमआईएस में एनलिस्टेड हो जाएंगे। निमी में अप्रूवल के बाद निमी टीम भेजेंगी, ठीक है, चूँकि निमी एक सोसाइटी है। अब हम आते हैं जो पैरामीटर है उनके वेटेज के बारे में समझना चाहेंगे, जिसको DDGM भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DDGM। तो उसमें देखो कि पैरामीटर क्या है,
तो एडमिशन के 35% भार है। जो भी एडमिशन होंगे उसके 35% आ जाएगा भार के रूप में, जिसमें कन्याओं की, बालिकाओं के एडमिशन, महिलाओं के जो एडमिशन है उसका 5% अलग से। इसलिए जो वुमेन ओरिएंटेड ट्रेड होती है ना ITIओ में, उनका एडमिशन 100% होना इसलिए अनिवार्य है। यदि 100% एडमिशन नहीं हुआ तो ITI की ग्रेडिंग वहीं पे डाउन हो जाएगी, क्योंकि 5% की जो ग्रेडिंग वेटेज है ना, वो अकेले महिलाओं के जो लिए बने हुए ट्रेड पे, उनके सीट पे, एडमिशन पे रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्रेड की डाइवर्सिटी पे भी 5% है। कैसे ट्रेड की डाइवर्सिटी पे, कि नए नए युग के ट्रेड कौन कौन हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या स्मार्ट सिटी, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्रीकल्चर, या जैसे मतलब जो न्यू एज के हैं, जैसे सोलर टेक्नीशियन हैं, जिनका अभी 2023 के जो NSQF की जो क्वालिफिकेशन तैयार हुई और NSQF की जो रिव्यू हुई है, उसमें जो मर्ज किए गए वो कितने, नॉन इंजीनियरिंग के टेट की इंक्लूजन कितने हैं, तो उसके 5% मिलेगा। ठीक है। अब एक बात सब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उसमें से कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए और पास हुए, उसका अलग 35% है। यदि ड्रॉप आउट का रेशो ज़्यादा है तो ग्रेडिंग डाउन हो जाएगी। पासिंग बच्चों की फेलियर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो ग्रेडिंग डाउन हो जाएगी। और CBT परीक्षा में कितने बच्चों ने एडमिशन के खिलाफ अपीयर हुए, जैसे 100 बच्चों का एडमिशन हुआ किसी ITI में, पर ड्रॉप आउट हो गया नाम कटने के कारण से, या बच्चे नहीं आ रहे थे, तो ऐसे बच्चे मान लो के बाद बचते हैं 90 10 बच्चों का नाम कट गया, अंत तक में परीक्षा होते होते तो 90 बच्चों ने परीक्षा में शामिल हुआ, तो यहाँ खटाक से उसकी ग्रेडिंग जो है वो 4.5 हो जाएगी। और यदि 100% एडमिशन में 100 हुए थे और 100 ही परीक्षा में बैठे तो वो 5 हो जाती। तो ये है 5%, यानी 4.5% है। अभी उसका वेटेज वैल्यू जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, जिस पे गोड़ा भाग करके निकालते हैं, वो दूसरा है। अब छठवां बिंदु क्या कहता है, देखो कि इसमें एवरेज मार्क्स परसेंटेज ट्रेंड अपीयर इन CBT एग्जाम, तो ये 5%। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग चल रही है तो उसके भी 5%। अब ST SC OB जो EWS है और PWD, और माने जो कहना चाहिए कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड ट्रेनिंग कितने हैं, तो उसके भी 5% का इंक्लूजन होता है। अब इसके जो सूत्र लगता है उसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, वेटेज जितना आएगा, जैसे 35% है तो सभी के वेटेज प्रतिशत को जोड़ा जाए, फिर जो पैरामीटर का स्कोर है, कितना पैरामीटर का स्कोर आया, उसको दोनों को गुणा करके 100 का भाग देके फिर 2 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से ये एक सूत्र बनाया गया है DDGM। यही मैथडोलॉजी कहलाती है। मैथडोलॉजी और कुछ नहीं है कि एक नियमावली है कि इस तरीके से हम उसका ग्रेडिंग निकालेंगे। ठीक है बात। अब इस पर देखिएगा, ये जो है DDGM जो मैथडोलॉजी है, इसमें ग्रीवेंस का भी रिड्रेसल होता है, अर्थात कोई शिकायत हो तो उसको भी आपको सुना जाएगा। नंबर 1 देखो बिंदु, इसमें GGRC है, ग्रेडिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, यानी एक कमेटी बनी है जो आपके रिव्यू देखेगी कि आप भैया आप किन किन बिंदुओं पे आपको शिकायत है, और उन बिंदुओं पे आपकी ये ग्रेडिंग ग्रेवियंस जो रिड्रेसल है, रिड्रेसल माने निदान समिति, ग्रेडिंग से के शिकायत से निदान समिति है GGRC, वो गठित है। और दूसरा, जब वो न सुने तो अपीलेट कमेटी है, अपील करने वाली एक समिति है जिस पे अपील कर सको आप। तो स्टेट लेवल पे ही RDSDE बनाए गए हैं DGT के अंतर्गत। आप वहीं पे भोपाल में जो भी आपके स्टेट में और भी मतलब 20 RDSDE हैं ऑल इंडिया में, तो आप जिस स्टेट के हैं वहाँ पे इसका आप क्या करते हैं रिड्रेसल, और आजकल ऑनलाइन पोर्टल में भी दिखता है। अभी जो नई मैथडोलॉजी लॉन्च हुई है, एक बात को आप ध्यान रखना, इसमें तो कितनी बिंदु देखो, नए मैथडोलॉजी लॉन्च हुए हैं
वो क्या कह रहा है कि न्यू मैथडोलॉजी मैंडेटरी स्कोर मोर देन 4 पॉइंट फॉर न्यू ट्रेड अफिलिएशन। ये बात की आप महत्वता देखिए कि किसी भी जगह यदि आप नए ट्रेड की अफिलिएशन करवा रहे हैं तो नई मैथडोलॉजी तो जो नई मैथडोलॉजी ये कहती है, नया नियमावली, कि वहाँ के ग्रेडिंग सिस्टम के स्कोर 4 पॉइंट से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अब एक बिंदु पे और डिस्कस करते हैं। न्यू मैथडोलॉजी इज लाइक स्टडी कार्ड, एवरी ईयर ग्रेडिंग विल बी स्कोर्ड एज डाटा ड्राइवन टूल। पहले क्या हुआ करता था कि ये दो फेस टू फेस होते थे ग्रेडिंग, क्लियर हुआ, लेकिन अब नए नियमावली के अनुसार फेस टू फेस नहीं होगा, अपितु ये डाटा ड्राइवन टूल के रूप में प्रति वर्ष इसका स्कोरिंग होगा। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है अगले साल आपका एडमिशन 100% हो जाए सीट पे, महिलाओं की सीट पे भी 100% हो सकता है अगले साल आपके जो बच्चे एडमिटेड थे उनकी ड्रॉप आउट रेट घट जाए और अधिक से अधिक बच्चे परीक्षा में बैठें। हो सकता है कि बैठे हुए परीक्षा के बच्चे 100% पास हो जाएं तो आपकी ग्रेडिंग स्कोर कार्ड बन जाएगी। तो यदि आपकी ग्रेडिंग स्कोर कार्ड अच्छी बनती है तो आप उसी साल एप्लीकेशन डाल सकते हैं एफिलिएशन के लिए नए ट्रेड का। ठीक है, तो आगे कहानी क्या है? एक तो आप याद रखिएगा कि ये तो सिस्टम ही चले आया है कि कोई भी ट्रेड लॉन्च हुआ है तो पहले 3 साल तो स्टेट गवर्नमेंट ही रन कराती हैं उसको SCBT के अंतर्गत। तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर से उधर इक्विप्ड कर चुकी रहती हैं स्टेट, यानी DGT के पूरे नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए। अब आगे देखना, 17 जुलाई 2017 को 2025-26 का स्कोर कार्ड जो जनरेट हुआ है ये ग्रेडिंग सिस्टम का, है ना, ये DDGM के पद्धति के अनुसार इसमें जो अनाउंस हुआ है उसमें 14,490 ITIयों की लिस्ट है। उसमें 14,490 ITI, कितने ITI में? 15,580 ITIयों में से 14,490 की ITI हैं। 15,580 ITI जो डिक्लेयर्ड है उसमें बहुत सारी ITI मर्ज होकर के संख्या घट गए हैं। जैसे वुमेन ITI जो थे वो डिविजनल ITI में मर्ज हो गए, ऐसा हुआ है। तो थोड़ा स्कोर, लेकिन लिस्ट में 14,490 ITI है। तो जिसमें से क्या कहा है कहानी कि इसके अनुसार ग्रेडिंग के अनुसार जो डिटेलिंग वो कर रहे हैं उसके अनुसार कि जो 90 ITI हैं वो 2024 में ही अफिलिएटेड हुए थे। तो याद रखना कि जो 2024 को ही अफिलिएट हुए हैं तो उनका 1 साल का टेनर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है परसेंटेज का, इसलिए उनकी ग्रेडिंग नहीं आई थी, मैं दूसरे तरीके से बता गया। तो इसमें याद रखना कि 15,580 ITIयों में से 14,490 की ग्रेडिंग लॉन्च हुई 17 जुलाई 2015 को 2025-26 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो स्किल इंडिया मिशन के अलावा भी जो दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जिसमें ITI बेसिक फोकस में था आज का कि ITI के इंफ्रा। तो इस प्रकार के से आज की वीडियो कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। हम यहीं पर वीडियो क्लोज करते हैं। जाते जाते देखिएगा, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। बहुत सुंदर शब्दों के साथ बोलिए जय श्री सीताराम की। ये मेरा चैनल है मित्रों। तो आज हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो फोकस था स्किल इंडिया मिशन के अलावा ITI के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए गए थे उनसे रिलेटेड। ठीक है, जय श्री राम।